आप ये देखिए, जब यहाँ पे चुनाव हिंदू मुसलमान के नाम से होता है, यहाँ भारत पाकिस्तान के नाम से होता है, मंदिर मस्जिद के नाम से होता है, तो यहाँ स्थितियाँ जो हैं इस समय माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत ख़राब हैं। मैं ख़ास तौर पे सिखों की बात करूँ तो आज हमारे जो गुरुद्वारे हैं, हरिद्वार के अंदर हमारा गुरुद्वारा था, उसको ख़त्म कर दिया गया। उसकी वजह यह है कि जो हमारे माइनॉरिटीज़ के नेता हैं, जब वो नेता सरकार के पास जाते हैं तो उनकी जेब के अंदर अपने कोटे, परमिट और अपने टिकटों के लिए जाते हैं। जब वो अपनी कम्युनिटी के लिए काम करेंगे और अपने पर्सनल फ़ायदे नहीं लेंगे, तब उनकी बात सरकार सुनेगी। सबसे ज़्यादा मुसलमानों के सवाल आप उठा रहे हैं, हालांकि आप कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, तो क्या हुआ पूछा मैं? क्या पार्टी आपको पूछगछ नहीं करती? हालांकि असदुद्दीन अवैसी उस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं लोकसभा में, मगर किस्मत कब चमकी उनकी, जब एनडीए की गवर्नमेंट आई तो तमाम को इशारा हो गया ये हमारा आदमी है, इसको पब्लिसिटी देना चाहिए। भाजपा गवर्नमेंट आने के बाद तमाम जितने मीडिया को, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कह दिया गया है कि ये हमारा आदमी है, इसको जितना चाहे पब्लिसिटी दो, इसलिए इनको आसानी से मैनेज कर सकते हैं। उन्होंने मैनेज भी किया और हम ये देखते हैं कि हमारा नाम और निशान कहीं नहीं है। दुविधाएं आती हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ और सिखों के साथ आती हैं, और इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि एक तो हमारी लीडरशिप स्ट्रांग होनी चाहिए, उसके साथ साथ सारी माइनॉरिटीज़ को एक प्लेटफॉर्म पे आने की आवश्यकता है। जब सारी माइनॉरिटीज़ एक प्लेटफॉर्म पे आएंगी तो हमारे साथ ये बेइंसाफ़ी कभी भी नहीं हो पाएगी। कुर्बान अली जी बैठे हैं, मैं एक सवाल करता हूँ कि माइनॉरिटी है क्या? पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदू हैज़ नॉट बीन एक्सप्लेन, हु इज़ अ हिंदू? ये सवाल हम कभी नहीं उठाए कि एससी और एसटी तब तक उनको रिजर्वेशन अवेलेबल है जब तक वो हिंदू हैं। तो कट्टर हिंदूवाद किसने पैदा की है? तो मैं डॉक्टर अम्बेडकर से पूछना चाहता हूँ कि ये कट्टर हिंदूवाद कहाँ से पैदा कर दिया? कि मेवात में 500 ट्रक सिखों के 1984 में फंसे, एक भी ट्रक को खरोंच नहीं आई, एक भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। सिखों के गले में टायर किसने डाले? किसने दुकानें जलाई? क्या वो आपके आदमी नहीं थे? उस समय आप क्या कर रहे थे? कि हम अपने वुमेन एम्पावरमेंट को इतना मजबूत बना देंगे, इतना मजबूत बना देंगे कि हमें पीछे हटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तमाम माइनॉरिटीज़ की मेजॉरिटी की सबसे बड़ी जो समस्या है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, और वो है साइंटिफिक टेम्परामेंट की कमी। हम इस्लाम पे बात करते हैं, हम कुरान पे बात करते हैं, हम कम्युनिज्म पे बात करते हैं, हम मोदी पे बात करते हैं, इस मुल्क पे बात करते हैं। महात्मा गांधी को गोली मारी गई, किस सोच ने वो गोली मारी? वो ताकतें आज फिर से आइडिया ऑफ इंडिया को चेंज कर रही हैं। हर धर्म और जाति का को हम साथ लेकर के चलेंगे। वन मैन वन वोट, एक इंसान का एक वोट होगा, किसी धर्म जाति का हो सकता है। आज चीजें बदल चुकी हैं। आज आउटसाइडर कहा जा रहा है उन लोगों को जो हज़ारों साल से इस मुल्क में बसे हैं और जिनका एक कंट्रीब्यूशन है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। इस वक्त स्वतंत्र जहां पर आया है वहां पर बात चल रही है माइनॉरिटी की, अल्पसंख्यकों की, मुसलमानों की, सिखों की। क्या उनके लिए इंसाफ नहीं बचा है? कैसे उनको इंसाफ मिलेगा? इन सब पर चर्चा हो रही है। आइए चर्चा पर चलते हैं, जानते हैं कि क्या मुद्दे हैं माइनॉरिटी के जिसे सरकार को समझना ज़रूरी है। मुझे खुशी होती है कि मैं एक अरसे दराज के बाद आया हूँ, सिर्फ जबकि डॉक्टर शकील रहमान साहब और डॉक्टर अयूब अली खान साहब ने दावतनामा भेजा कि एक ऑल इंडिया सदर होने के नाते आप यहाँ पर आएँ और कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करें, तो मैं बखुशी इस दावतनामे को कबूल करते हुए आपके बीच में मौजूद हूँ। यूँ तो मसाइल बहुत हैं, बैनुल कौमी यानी इंटरनेशनल और नेशनल बहुत इश्यूज़ हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा जायज़ा हम लेना चाहिए। क्योंकि हम जिस तंजीम से वाबस्ता हैं, कुल तंजीम इंसाफ यानी इंसाफ करने के लिए, मुनसिफाना तरीके से काम करने के लिए हम हैं। और जो कौम पिछड़ी हुई है
जिस पे कुछ जुल्म सितम भी हो रहे हैं। तो उन तमाम चीज़ों का हम जायज़ा लेना है और आइंदा हमारे लिए फ्यूचर प्रोग्राम लाए अमल क्या है उसको भी तय करना है। आज हम देख रहे हैं बैनुल अक़वामी सूरत हाल, जो इंटरनेशनल जो सिचुएशन है, तो वाकई गंभीर है। चूँकि देखने को तो सीज़फायर है, मगर जंग के बादल अभी मंडला रहे हैं। हो सकता है कि अभी चंद दिन से पहले तसादुम और झड़पें जो हो रही थी वो कुछ रुके हुए हैं सीज़फायर जंगबंदी के ऐलान के साथ, मगर जंगबंदी नहीं हुई, जंग अभी बंद नहीं हुई। चूँकि ईरान समझ रहा है कि अमेरिका कभी ना कभी उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। आपको मालूम है कि आपने हुर्मुज़, जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है, उसकी नाकाबंदी करने की वजह से तो ईरान बहुत बिफरा हुआ है। ईरान बोलता है कि आपने हुर्मुज़ हमारा है और जो भी वहाँ से गुजरेगा वो हमको टोल टैक्स देना पड़ेगा। तो आज ये दोनों की झगड़ों की वजह से जो खाम जो तेल है, क्रूड ऑयल की कीमत जो बढ़ चुकी है, जिसका असर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम तमाम पर पड़ रहा है। अब देखिए, कमर्शियल गैस सिलेंडर एकाएक गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया 1000 हाइक, तो तमाम लोग चिल्ला उठे, ये क्या है। कभी भी बतदरीज यानी आहिस्ता आहिस्ता कोई जो है ना इजाफा किया जाता है, मगर एक ही वक्त पे इतनी ज़्यादा रकम का ऐलान करना तमाम के लिए बहुत ही नाकाबिल बर्दाश्त है, अनबेरेबल है। इसका असर हम तमाम लोगों की ज़िंदगी पर पड़ता है। महंगाई, चूँकि ये जो आपने हुर्मुज़ से 20 to 30% क्रूड ऑयल आता है से, वो जब बंद हो गया है तो ज़ाहिर है अमेरिकन इकोनॉमी से लेके इंडियन इकोनॉमी तक तमाम माशियात के ऊपर असर पड़ रहा, तो उसको ख़त्म होना चाहिए। 2 मरतबा इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए, सीज़फायर का ऐलान हुआ, एक मरतबा बाकायदा हुआ, दूसरी मरतबा जो है आगे पीछे इनडायरेक्ट बातचीत हुई, समझिए, मगर डायरेक्ट फिर नहीं हुई। तयन करने के बाद जब ईरान या अमेरिका ने कह दिया कि हम है ना इसमें पेशरफ नहीं करेंगे, तो ज़ाहिर है कि वो बातचीत टल गई। मगर आज हम देख रहे हैं कि इस जंग की वजह से सारी दुनिया पे जो असर पड़ा, इस जंग का अगर ख़र्चा अगर आप सुनेंगे 35 to 40 बिलियन डॉलर्स, ये 35 से 40 जो बिलियन डॉलर्स हैं, अगर उसको रिफाए आम के लिए इस्तेमाल किया जाता तो दुनिया में कुछ हद तक गरीबी कम हो सकती थी, मगर नहीं। यहाँ तो प्रेस्टीज इश्यू है अमेरिका का और दूसरी तरफ ईरान का। अमेरिका ने तो समझा था कि मैं जो है ना पूरे ईरान को स्टोन एज पे पहुंचा दूंगा, वहाँ पर कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी, नेवी ख़त्म हो गई है, मिलिट्री ख़त्म हो गई है, वहाँ पर कुछ बचा हुआ नहीं है, और बेशर्मी से स्कूल्स और कॉलेज पर भी बम गिराए गए, मासूम बच्चे फौत हो चुके। तो ये अमेरिकन पॉलिसी हम तमाम को मालूम ही है। तो वो समझा था कि ईरान एक छोटा सा मुल्क है, मैं इजीली उसमें मार्च करके उनको तहस नहस कर दूंगा। मगर ईरान ने भी जो बहादुरी बताई, अमेरिका जैसे फोर्स के सामने घुटने नहीं टेके उन्होंने, तो बराबर शेर का सवा शेर जवाब जो बोलते उस किस्म से दिया गया। तो अमेरिका को भी सोचना पड़ता है कि इतना आसान नहीं है कि जब चाहे चढ़ाई कर दी जाए और हमको फतेह मिल जाएगी।
वो बात होने वाली नहीं है। खैर, हम इस दौर में कल क्या होने वाला है हमको पता नहीं है। अभी भी जंग बंदी बिल्कुल मुकम्मल तरीके से नाफिज नहीं है, छोटी मोटी झड़पें चल रही है। अभी कोई ये नहीं कह सकता कि जंग ख़त्म हो चुकी है, जंग चल रही है और उसका हिंदुस्तान पे और यहाँ पर दिल्ली में रहने वालों के ऊपर भी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट असर पड़ता है, महंगाई का और दूसरे कई चीज़ों का। जहाँ तक हमारी देश के हालात हैं, अभी चंद दिन पहले जो 5 रियासतों में जो इलेक्शंस हुए, केरला से लेके पांडिचेरी, तमिलनाडु, असम और वेस्ट बंगाल, तो सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है बंगाल के बारे में कि क्या वजह है कि हुकूमत हिंद ऐलान करती है कि वहाँ पर CISF जो फौज है, वो फौज को 2 हफ्ते के लिए रखा जाएगा। इलेक्शन ख़त्म होने के बाद उसका क्या काम है? तो इसका मतलब है उनके इरादे नेक नहीं है। जब नतायज सामने आएंगे तो लोग बिफर जाएंगे कि हवा किसकी चल रही थी, किसका असरअंदाजी होना चाहिए, उसके बजाय उल्टे अगर नतीजे आ गए तो जाहिर है हुल्लड़बाजी और बहुत ही वहाँ पर एक छोटा मोटा मैदान जंग बन जाएगा पूरा। उसको रोकने के लिए उन्होंने CRPF और CPF उसको वहीं पे तयन किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि भाई आपका काम जो है ना बॉर्डर संभालना है, यहाँ आके हमारे अंदर अंदरूनी क्या खिलफशार हैं, अंदरूनी क्या मतभेद हैं, उसको दूर करने के लिए आपको यहाँ आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मगर हुकूमत हिंद की इरादे नापाक हैं। वो किसी न किसी ज़रिए से उनका बहुत देरीना ख्वाब है कि बंगाल में उनका तसल्लुत हो जाए, बंगाल में उनकी हुकूमत कायम हो जाए। दीदी जो चौथी मरतबा ये फिर चीफ मिनिस्ट्री के लिए हुकूमत का दावा जो कर रही है, तो उनका दावा नाकाम होना चाहिए। तो ये हुकूमत हिंद अपनी तरफ से समझती है। मगर दोस्तों और साथियों, खैर कल इलेक्शन अभी 24 घंटे ही बाकी है, हमको पता चल जाएगा कि ये इलेक्शन में धांधली हुई या मुंसिफाना तरीके से। हालांकि हिंदुस्तान में कमोबेश तरीके से इंतखाबात बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से चलते हैं, मगर इसके आज के हालात में हमको कहना मुश्किल है कि खुसूसन बंगाल में ये लोग उलटफेर करके बराजमान होने की कोशिश करेंगे, गद्दी छीनने की कोशिश करेंगे। क्या आप समझ रहे हैं कि ये इस किस्म से उलटफेर करने के साथ ही बंगाल की पब्लिक है ना उसको मान जाएगी? बिल्कुल नहीं। जाहिर है वहाँ पर बहुत ही अंदरूनी खिलफशार बहुत होगा। यही वजह है कि लोग जो CISF जो CRSF के बराबर है कंपनी, उसको 2 हफ्ते के लिए वहाँ तयन कर दिया गया है। और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब बोलते हैं कि इलेक्शन के नतायज के बाद अगर कोई गड़बड़ी करे तो उसको उल्टा लटकाया जाएगा। आपको कैसे मालूम हो गया साहब कि आप इलेक्शन जीतने वाले हैं? तो अभी से इतनी बड़ी धमकी देने की क्या ज़रूरत है? दाल में काला है। इसका मतलब यह है कि आपके इरादे नेक नहीं है। ऑलरेडी आप जो ऐसे प्लान बना के रखे हैं जिसकी वजह से इनको झूठी कामयाबी अता होना है। ज़ाहिर है उसके बाद आवाम में बहुत जो है ना गुस्सा भड़क उठेगा। गुस्सा भड़क उठने के बाद ये लोग जो है बगावत करेंगे। तो उसको बगावत को ज़बरदस्ती से कुचलने के लिए इन्होंने ये कंपनीज वहाँ पर तयन की है।
दोस्तों और साथियों, माँ और बहनों, जो हालात जो चल रहे हैं वो ठीक अंदाज से नहीं चल रहे हैं। उसके लिए अगर ये इंतखाबात मुनसिफाना तरीके से हों, अब लीजिए केरला या तमिलनाडु के जो नताइज आएंगे आप समझेंगे, वहाँ पर भाजपा जो ना बिग ज़ीरो, आसाम में ज़ोर ज़बरदस्ती से शायद फिर दोबारा हुकूमत हासिल करेंगे और बंगाल में भी शायद वही करने वाले हैं। मगर हिंदुस्तान की जो आवाम है इन चीज़ों को भूलने वाली नहीं है, उनको कड़े से कड़ा सज़ा मिलना ही चाहिए और मुझे उम्मीद है कि वो देंगे। चूँकि अगर भाजपा गवर्नमेंट आवाम के लिए, आम जो जनता है उसकी बहबूदी, फलाह बहबूदी के लिए कुछ कदम उठाते, महंगाई के लिए और लोगों को रोज़गार मिलने का सहारा, औरतों की सियानत का, ये तमाम जो चीज़ें हैं, अगर इसके बारे में कोई ठोस कदम उठाते तो कोई वजह नहीं है कि वो खामखा के परेशान हो के वहाँ पर CSF कंपनी को 2 हफ्ते के लिए रुकवाएं। इनको तो मालूम है कि हिंदुस्तान का सबसे हाईली एजुकेटेड पब्लिक कहाँ की है सर? केरला, और केरला में बीजेपी नील है। दाएं बाएं बाजू की पार्टियां CPI CPM जो है ना इख्तिदार पे है। अब लोग बोलते हैं कि 2 मरतबा इलेक्ट होने के बाद एंटी इनकम्बेंसी से का शायद शिकार होंगे। कुछ कोनों से, गोशों से बात आ रही है कि कांग्रेस UDF जो है ना वहाँ पर जीतेगी। बीजेपी या उनके जो हलीफ जमातों का कोई वहाँ पर रोल नहीं है। अगर ये बाएं बाजू की जमात नहीं है तो कम से कम एक डेमोक्रेटिक जो है ना जमात UDF जो है ना आने के इम्कानात हैं बोलते हैं। खैर अभी हमको पता चल जाएगा 24 घंटे के अंदर अंदर। तो ये तो रहा अपना सियासी जायज़ा। हमारी जो तंजीम इंसाफ है, हम जो है बिलखुसूस माइनॉरिटीज़ और अल्पसंख्यक बल्कि मुसलमानों के लिए काम करती है। जब मैं पार्लियामेंट का मेंबर था 2006 से 2012, 6 साल के लिए, कुछ लोग ताज्जुब करते थे, अरे अजीज़ पाशा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के हैं, बस ज़्यादा मुसलमानों के सवाल क्यों उठा रहे हैं। तो एक हमारे कश्मीर के साबिक मिनिस्टर हैं शफी साहब मेरे से पूछे कि पाशा साहब आप जब देखे जब सबसे ज़्यादा मुसलमानों के सवाल आप उठा रहे हैं, हालांकि आप कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, तो क्या हुआ पूछा मैं, क्या पार्टी आपको पूछगछ नहीं करती? क्यों पूछगछ करेगी? पार्टी का मंशूर है जो सबसे ज़्यादा मजलूम है, मफलूकुल हाल है, उनके सवालों को उठाना। तो आज के इस दौर में दलितों के साथ साथ दलितों के आवाज़ उठाने वाले बहुत हैं, मगर मुसलमान भी जो है ना दलितों से भी उनकी हालत बदतर है। रिपोर्ट आ चुकी, तो क्या उसके बारे में मैं सवाल नहीं उठाऊंगा? तो मैंने उनको कहा शफी साहब हमारी पार्टी ने ये मेरे प्रियॉरिटी को देखते हुए सराहा है, वह अच्छा कर रहे हैं कि ये इन तमाम सवालों को उठा रहे हैं। बहुत सारे सवाल, हालांकि असदुद्दीन अवैसी उस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं लोकसभा में, मगर किस्मत कब चमकी उनकी, जब NDA की गवर्नमेंट आई तो तमाम को इशारा हो गया ये हमारा आदमी है, इसको पब्लिसिटी देना चाहिए। इतनी पब्लिसिटी मिल रही है साहब को मैं बयान नहीं कर सकता। एक ज़माने में वही, खैर वो मैं अपनी शेखी बगाड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, दूर से देखे तो भी सलाम करते थे मुझे, और आज मैं जो है ना उनके सामने लिलीपुट बन गया हूँ। चूँकि ये गवर्नमेंट आने के बाद, भाजपा गवर्नमेंट आने के बाद तमाम जितने मीडिया को, प्रिंट और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कह दिया गया है कि ये हमारा आदमी है, इसको जितना चाहे पब्लिसिटी दो, इसलिए इनको आसानी से मैनेज कर सकते हैं। उन्होंने मैनेज भी किया कई रियासतों में, उनके साथ साजबाज करते हुए अल्लाह या पर्दापोशी के साथ। तो उनको पता है कि ये अगर ये पार्टी रहेंगी तो हमारे लिए भी बहुत सारी ज़मानत है। तो आज हम ये देखते हैं कि हमारा नामो निशान कहीं नहीं है। हालांकि जिस ज़माने में पार्लियामेंट में
कई स्पेशल मेंशन, कॉल अटेंशन नोटिस और सिंपल जो नोटिस थे, बहुत ज़्यादा मेरे तरफ से पूछे गए। तो लोगों को एक पहचान बनी, हाँ भाई कम्युनिस्ट पार्टी जो है सिंसियरली माइनॉरिटीज़ मुसलमानों के जो उनके जो मसाइल हैं उसको हाईलाइट करने वाली पार्टी है। और मुझे फ़ख्र है, मुझे कोई इसकी शर्माने की या अपने आप को दफ़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अकड़ से कहता हूँ, हाँ जो मज़लूम कौम है कोई भी हो, चाहे मुसलमान हो या कबायली लोग हों या दलित हों, हम बराबर उनके लिए हम सवाल उठाएंगे, पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम बराबर उन चीज़ों को लेके आगे बढ़े। जब हमारे शफी साहब जो मिनिस्टर कश्मीर के जो साबिक़ फाइनेंस मिनिस्टर थे, जब वो कन्विंस हुए, वरना उनके दिल में एक शक व शुबा था, हाउ कम ए पर्सन हु बिलोंग्स टू कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इज़ रेजिंग सेवरल क्वेश्चंस ऑन मुस्लिम कम्युनिटी, के उनको यही सवाल था कि क्यों कैसे एक कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर सबसे ज़्यादा मुसलमानों और अल्पसंख्यक के बारे में सवाल उठा रहा है। उनको जवाब देने के बाद पता चला नहीं आपने जो भी कहा बिल्कुल ठीक कहा, मेरे जहन में जो शुकूक व शुबात हैं वो निकल चुके। खैर बात दिल्ली की नहीं है, बात है ना अजीज़ पाशा की नहीं है। जो भी ट्रू सोल्जर है हमारा, वो ये तमाम चीज़ों को देखेगा। तंजीम इंसाफ भी हमारी एक तंजीम है, तो अल्पसंख्यक और माइनॉरिटीज़ के को उनको इंसाफ दिलाने के लिए ये लड़ेगी, आवाज़ उठाएगी, जुलूस जलसे करेगी, तो हमको इस मामले में पीछे हटना नहीं चाहिए। जब मैं आइंदा लाएअमल क्या है प्रोग्राम ऑफ एक्शन उसके बारे में कहूँगा कि हमको अपना तंजीम को फैलाने के लिए क्या करना चाहिए, जब बाद में बोलूँगा मैं आपको। मगर अब जो हालात हैं उन हालात को हम गहरी तौर से जायज़ा लें। कल के इलेक्शन के बाद हालत कैसे करवट लेंगे उसका भी आप उसके लिए भी तैयार रहें। और फिर आने वाले दिनों में मुस्तकबिल में हमको क्या करना चाहिए। बिल्कुल डिमोरलाइज होके अपने आप को सोसाइटी से अलग थलग नहीं होना चाहिए, बल्कि जो खुल्लम खुल्ला जो नाइंसाफ़ी हो रही है और जो नाइंसाफ़ी पर्दों के पीछे से चल रही है, इन दोनों चीज़ों को देखें, उसका पर्दाफाश करें, उसके खिलाफ लड़ने के लिए कमर कस लें। मैं अपने हद तक ये कहना चाहता हूँ। और तो और कुलीन सदर होने के नाते मैं कहूँगा आने वाले दिनों में कि बहुत सारे इश्यूज़, बर्निंग इश्यूज़ आते हैं, उस बर्निंग इश्यूज़ के बारे में कुछ हैंडबिल्स निकलना चाहिए, छोटे मीटिंगां होना चाहिए, पब्लिक मीटिंग होना चाहिए, जुलूस जलसे होना चाहिए। जब तक हम उन चीज़ों को हाईलाइट नहीं करेंगे तो फिर हमारी तंजीम रखने का फ़ायदा क्या है। जब तंजीम है उसके मकासद क्या है और उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, तमाम चीज़ों को देखना पड़ेगा। अपने फ्यूचर प्रोग्राम में मैं कहूँगा कि आए दिन जो मसाइल आते हैं उन मसाइलों के बारे में गुफ्तो शनीद होना, डिस्कशंस होना, उसके बाद उसको उन पहलुओं को देखते हुए हम जो है ना ग्रुप मीटिंग्स करना, पब्लिक मीटिंग्स करना, हैंड बिल्स निकालना और जो है मुशायरे कीजिए, बैतबाजी रखिए अपने लोकेलिटी लेवल पे। लोगों में बैतबाजी का बड़ा शौक़ होता और मुशायरे आज भी हमारी अलामत है, निशान है। तो ये हमारी तंजीम की तरफ से। और जो भी सवालात हैं, महंगाई का हो, गरीबी का हो, बेरोज़गारी का हो, इन तमाम चीज़ों के बारे में अगर कोई दूसरे तरक्की पसंद शख्सियात और पार्टीज़ जैसे CPI, CPM और लेफ़्ट पार्टीज़ हैं, उनके वो इन चीज़ों को लेकर जब लड़ते हैं तो हम भी उसमें शामिल होना चाहिए। क्योंकि महंगाई एक पार्टी का सवाल नहीं है, बेरोज़गारी एक पार्टी का सवाल नहीं है,
मुफलिसी वगैरह एक का नहीं दें, ये तमाम का सवाल है। इन तमाम चीज़ों को लेकर हम जो है ना आगे बढ़ें, लोगों को ये तमाम चीज़ों से रूशनास कराएं, तो लोग भी हमारे करीब आएंगे और हमारी पार्टी मजबूत हो सकती है। मुझे खुशी है कि इन चीज़ों पे आपका रवैया मुस्बताना है, और मैं लीडरशिप से भी यही ख्वाहिश करूँगा कि वो जो है ना इंटरनेशनल इश्यू से लेके नेशनल और अपने स्टेट के मुकामी चीज़ों को भी। तो मैं एक छोटी सी एक वाक़या सुनाना चाहूँगा। 74 से 75, 74 टू 78, 74 से 78 तक दिल्ली मेरा हेडक्वार्टर था। जब वापस गया तो पार्टी ने कहा कि भैया आवाम के बीच में आप काम कीजिए। कई बस्तियों को गया, वहाँ बस्तियों के प्रॉब्लम्स को देख के जब मैं अब स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं, हालांकि मामूली सवाल है वो, मगर वो हमारे लिए मामूली होगा, मगर वहाँ के रहने वालों के लिए बड़ा सवाल है। तो मैं फ़ौरन इलेक्ट्रिसिटी का जो डायरेक्टर है उसके पास जाके पहले तो खुश हुआ हूँ, अरे खुशी की बात है भाई, पार्टी की तरफ से आप ऐसे किस्म के जो सवालात लेके आए, मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा। फ़ौरन उन्होंने ऑर्डर कर दिया और वहाँ पर ये हो गए। पानी का मसला हो, सड़कों का मसला हो, ड्रेनेज का मसला हो, ये छोटे छोटे देखने में मसाइल छोटे हैं, मगर वहाँ के रहने वालों के लिए ये बड़े मसाइल हैं। तो हम आवाम से जुटना है, आवाम के जो मसाइल है वो हमारे मसाइल हैं, जभी तो तंजीम इंसाफ कर सकते हैं कि हम कुछ इंसाफ कर रहे हैं इस तंजीम को रख के। बुजुर्गों, दोस्तों और साथियों, माँ और बहनों, अपनी बात ख़त्म करने से पहले आप तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद दूंगा और शुक्रिया भी अदा करूंगा कि अपना कीमती वक्त निकाल कर आप इस कॉन्फ्रेंस को आए। और भी बहुत से लोग हैं, दानिश्वर लोग, वो भी आपको बहुत सारी बातें बताएंगे। मैं इसी उम्मीद से फिर हैदराबाद को लौट रहा हूँ कि अब जबकि गालिब एकेडमी हाल तो भर गया, नेक्स्ट है ना ऐवान गालिब भरना चाहिए, जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। हमारे एक्टिविटीज़ बढ़ेंगे तो हमको बड़ा हाल लेना पड़ेगा, ये हाल नाकाफ़ी होगा। तो मैं यही उम्मीद के साथ दोबारा हैदराबाद को वापस जा रहा हूँ कि आप तमाम लोग इन बातों को जहन नशीन करते हुए अवामी मसाइल क्या हैं, बैनुल-अक़वामी कौमी मसाइल क्या हैं, और गरीब अवाम के पसमानदा तबके के मसाइल क्या हैं, उन तमाम चीज़ों को लेना और उसके लिए आवाज़ उठाना, उसको हल करने की कोशिश करना, तो तभी तो हमारी तंजीम इंसाफ की वजूद का एक ये हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। मैं अपनी बात रखने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, मैं नेशनल फ्रंट फॉर सिख सोशल जस्टिस का फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ, जो हम माइनॉरिटीज़ के लिए काम करते हैं। जो इस देश के अंदर आप ये देखिए, जब यहाँ पे चुनाव हिंदू मुसलमान के नाम से होता है, यहाँ भारत पाकिस्तान के नाम से होता है, मंदिर मस्जिद के नाम से होता है, तो यहाँ स्थितियाँ जो हैं इस समय माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत ख़राब हैं। जिस प्रकार से मैं ख़ास तौर पे सिखों की बात करूँ तो आज हमारे जो गुरुद्वारे हैं, हरिद्वार के अंदर हमारा गुरुद्वारा था, उसको ख़त्म कर दिया गया। मंगू मठ के अंदर, उड़ीसा के अंदर, पुरी के अंदर, जगन्नाथपुरी के अंदर जो गुरुद्वारा था उसको तहस नहस कर दिया गया। सिक्किम के अंदर हमारा गुरुद्वारा था, उसको ख़त्म कर दिया गया। उसकी वजह यह है कि जो हमारे माइनॉरिटीज़ के नेता हैं, जब वो नेता सरकार के पास जाते हैं तो उनकी जेब के अंदर अपने कोटे, परमिट और अपने टिकटों के लिए जाते हैं। जब वो अपनी कम्युनिटी के लिए काम करेंगे और अपने पर्सनल फ़ायदे नहीं लेंगे, तब उनकी बात सरकार सुनेगी। और सरकार अगर बात नहीं सुनती, इसका मतलब ये है कि हमारे जो नेता हैं उनके अंदर कमी है। चाहे मैं माइनॉरिटीज़ की बात करूं, जो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं, सिख हैं, जैनी हैं, बौद्धी हैं और क्रिश्चियंस हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो दुविधाएं आती हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ और सिखों के साथ आती हैं। और इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि एक तो हमारी लीडरशिप स्ट्रांग होनी चाहिए, उसके साथ साथ सारी माइनॉरिटीज़ को
एक प्लेटफॉर्म पे आने की आवश्यकता है। जब सारी माइनॉरिटीज़ एक प्लेटफॉर्म पे आएंगी तो हमारे साथ ये बेइंसाफ़ी कभी भी नहीं हो पाएगी, और हम अपने जो आपसी जो रंजिशें उनको ख़त्म करके हम एक सच्चे मन के साथ अगर आए। मैं आपको माइनॉरिटीज़ के ऊपर सबसे बड़ा जो जनसंहार हुआ वो 1984 के अंदर हुआ, जब सिखों के साथ जो कत्लेआम होता है, तो वो उस माइनॉरिटीज़ हमारी माइनॉरिटीज़ को गले में टायर डाल के जला जला के मार दिया गया और बाकी सब लोग देखते रहे। ये अगर सब लोग उस समय साथ आते बचाने का काम करते तो इतना बड़ा कत्लेआम ना होता। मैं ये कहने का मतलब ये है कि जो सरकारें हैं, सरकारें जो जब चाहें जहां चाहें किसी भी माइनॉरिटी को दबा सकती हैं, उसके ऊपर कोई भी जुल्म कर सकती हैं अगर वो उनके इशारों पे नहीं चलते। जिस प्रकार हमारी गुरुद्वारा कमेटियाँ हैं, चाहे दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी हो गई, चाहे हजूर साहब की कमेटी हो गई, चाहे पटना साहब की कमेटी हो गई, इन सभी कमेटियों के ऊपर सरकार ने अपना कब्जा जमा लिया है। अब एक शिरोमणि कमेटी बची है, शिरोमणि कमेटी बची है, उसके लिए मैं अपनी कम्युनिटी को ही गुनाहगार मानता हूँ कि अगर वो अपने निजी फ़ायदों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ ना करें तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। पहले एक बड़ी कमेटी होती थी, यूनिटी होती थी, अब डिवाइड एंड रोल की पॉलिसी है। लोग अपने निजी फ़ायदों के लिए कमेटी के अंदर सैकड़ों करोड़ रुपए का फंड है, उसको यूज़ करने के लिए, अपनी जो सरकार से टिकटें लेने के लिए वो अपनी कम्युनिटी को बेचने का काम करते हैं। ये सब कम्युनिटी के अंदर है। जो माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो जुल्म होते हैं उसकी सबसे बड़ी और कोर रीज़न है हमारी लीडरशिप में कमी। मेरा ये मानना है कि अगर हमारी लीडरशिप स्ट्रॉन्ग होगी तो हमारे ऊपर ये इस तरह के जो डिक्टेटरशिप है वो सरकार कभी नहीं कर पाएगी। मैं इसलिए आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि आप यूनाइटेड होएं और सब माइनॉरिटीज़ को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम करा जाए, और इसके लिए हम सबको आगे बढ़कर एक ऐसी माइनॉरिटीज़ की संस्था बनाने का पहल करनी होगी जिसके अंदर सभी माइनॉरिटीज़ हों, उसके बड़े बड़े लोग हों, एक बहुत बड़ा जनाधार हो, ताकि जब किसी के ऊपर कोई जुल्म होता है, जिस तरह हमारे सिखिज़म के अंदर बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं तो 5 ककार होते हैं, हमें कृपान भी डाली जाती है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बावजूद भी जानबूझकर उनको एग्ज़ाम देने से रोका जाता है। ये शरारती तत्व हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें मालूम नहीं है, लेकिन ये जानबूझकर हमारे ऊपर दबाव डालने की मंशा से इस तरह के काम करे जाते हैं। उसी प्रकार बाकी जो और रिलीजन है उनका भी शोषण होता है। ये आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। देखिए, जैसे दिल्ली, यहाँ ये बड़े शहर हैं, यहाँ पे ये घटनाएं कम होती हैं, लेकिन दिल्ली से बाहर जहाँ पे आइसोलेटेड लोग रहते हैं कम्युनिटी के, वहाँ उनके साथ इतने जुल्म होते हैं कि वो उनकी आवाज़ भी नहीं पहुँच पाती। जब हमारा एक बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा होगा तो वहाँ पे उन लोगों की सुनवाई होगी, उनके साथ इंसाफ होगा, और सरकार के साथ हम ये सारी चीज़ें रख सकते हैं, और सरकार के ऊपर भी दबाव बनेगा कि अगर हम कुछ करेंगे तो एक बहुत बड़ा जन सैलाब खड़ा हो जाएगा। इसलिए हम सबको ज़रूरत है एकत्रित होने की, सारी माइनॉरिटीज़ को इकट्ठा होने की, एक प्लेटफॉर्म बनाने की। मैं इसी बात के ऊपर ज़्यादा जोर देना चाहता हूँ कि एक प्लेटफॉर्म के नीचे आइए और अपने ऊपर होने वाले जुल्मों से बचने का काम कीजिए। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, ख़ास तौर पे ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ का, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और अपनी बातें रखने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। कि आज दिल्ली एनसीआर की इस कॉन्फ्रेंस में आप लोग अपना वक्त निकाल करके आए हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो हमारे मुद्दे हैं हम उन पर आपसे 2 मिनट का वक्त लें और बातचीत करें। एक ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ ये एक राष्ट्रीय स्तर की, नेशनल लेवल की एक ऑर्गेनाइजेशन है। उसे आप जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है,
इसका मकसद क्या है और इसको हमें बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी। एक वाक़या जिसमें हम लोगों को लगा कि अक़लियतों के बीच में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान में काम कर रही हैं वो किस लेवल पे काम कर रही हैं। हुआ यूँ, एक घटना ही समझ लीजिए कि हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है AISF, JNU में बड़ा स्ट्रांग होता था एक ज़माने में। उससे AISF का काम करने वाला एक लड़का जो UPSC क्रैश करता है और यूपी के एक डिस्ट्रिक्ट का DM बन जाता है। इत्तेफाक की बात है, मैं भी उसे जानता था और ये 2010 के आसपास का वाक़या है। वो एक ज़िले का DM हो गया था वहाँ। एक मर्तबा पता ये लगा कि जो आवास योजना है उसके लिए कुछ लोग संघर्ष कर रहे हैं कि उनको सरकारी आवास मिला है कि नहीं मिला है, क्या है, वो धांधली का आरोप लगा रहे थे। इत्तेफाकन ये हुआ कि मुझको जाने का मौका मिला कि मैं भी उस प्रोग्राम में चला गया। जब मैं उस प्रोग्राम में जाता हूँ तो एक बड़ा ज़ोरदार धरना चल रहा था और उसमें मैक्सिमम लोग मुसलमान बैठे थे और उनका आरोप था कि साहब हमारे पूरे के गाँवों को ये स्कीम ही नहीं दी गई। मैं भी गया और उसमें शामिल हुआ। जाहिर है कि मैं गया हूँ तो बहैसियत एक लीडर मैं भी जाता हूँ, मैं भी प्रशासन को जो कुछ मुझे कहना होता है कहता हूँ। लेकिन LIU ने एडमिनिस्ट्रेशन को ये बता दिया था कि मैं भी आ रहा हूँ। बाई द वे DM साहब मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जब धरना ख़त्म हुआ तो धरने के बाहर ही एक सरकारी गाड़ी थी, SDM साहब आए कि साहब ने आपको बुलाया है। मैंने पूछा क्यों भाई, ऐसी क्या बात हो गई? नहीं, DM साहब ने बुलाया है। मैंने कौन है? तो बताया फलां साहब है। तो बड़े मुझे भी लगा कि अच्छा ये तो हमारा JNUite है। मैं गया तो यकीन मानिए उसने जो सबसे पहला काम किया, कंसर्न्ड SDM को बुलाता है, कहता फाइलें निकालना सारी जिन लोगों ने अप्लाई किया है। मेरे सामने पूरा ब्यौरा रखा। कहता है कॉमरेड ये पूरी लिस्ट है, ये 16 गांव हैं मुसलमानों के, बमुश्किल तमाम 2 एप्लीकेशंस हैं इसके लिए। जब आप अप्लाई ही नहीं करेंगे तो हम देंगे किसको? ये थी समस्या हमारे सामने। एप्लीकेशन थी नहीं। DM साहब चाहते हैं कि हम आपको दे दें, मांगने वाले लोग नहीं थे। इसका जिक्र मैं दिल्ली आकर के अपने जनरल सेक्रेटरी से करता हूँ, कॉमरेड AB बर्धन, और उस वक्त पाशा साहब हमारे पार्लियामेंट में होते हैं। तब ये फैसला किया गया कि हमको एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए जो अक़लियतों के बीच में काम करे और उनके जो बेसिक इश्यूज़ हैं उन पर हमें काम करना चाहिए। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ है एक अवेयरनेस है। वो अवेयर ही नहीं है कि कोई भी स्कीम जो सरकार के ज़रिए निकल रही है, कोई भी दाखला जिसके अंदर OBC का रिजर्वेशन है जो उनको मिल सकता है, इन सब में बिल्कुल लोगों को पता नहीं है। टाइम से आप उसमें अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ जहन में रख करके कॉमरेड AB बर्धन ने हम लोगों से कहा कि आपको एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। हालांकि इससे पहले इंसाफ इससे 5-7 साल पहले काम कर रहा था, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पर हमारा ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। उसके बाद हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ऑल इंडिया तंजीम-ए-इंसाफ, जिसका नेशनल लेवल पर रजिस्ट्रेशन है। जैसा कि हमारे अभी साथी ने बताया कि हम देश के 27 इलाकों में 27 राज्यों में काम कर रहे हैं। हमारी हर राज्य में शाखाएं हैं, ज़िलों के अंदर हम काम कर रहे हैं। जाहिर है कि हम लोगों का जो काम है वो अक़लियतों को अवेयर करने का है। और ये पर्चा जो अभी हमने आपको सभी को दिया है, आप अगर इसे गौर से देखें तो बहुत साफ तौर पर है कि अक़लियतों की जो आर्थिक और सामाजिक मुद्दे हैं, हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है। हमें शिक्षा है एक ऐसा सवाल, शिक्षा के ऊपर बहुत हमको काम करने की ज़रूरत है। उस पीरियड में जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया तो OBC का रिज़र्वेशन जो है, ये 27% रिज़र्वेशन है जो आपके कॉलेजेस के अंदर है, आपकी जॉब में अंदर। हमने दूसरे इलाकों को देखा, हम लोगों के बीच में गए। जब हम गए तो तमाम OBC के लोग
मुसलमानों में जो ओबीसी हैं वो एक बहुत बड़ी तादाद में है। मुसलमानों की सिर्फ 3-4 कौमों को छोड़िए, शेख सैयद और पठानों को, तो बाकी लगभग जितनी जातियां हैं सब ओबीसी में कवर होती हैं। अब जब हम लोगों के बीच में गए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा है, यहाँ 27% का आपका रिजर्वेशन है, नीट की परीक्षा हो रही है, जेईई की परीक्षा हो रही है, किसी के पास, लोगों के पास पढ़ने वाले बच्चे हैं, अच्छे हैं, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है ओबीसी का सर्टिफिकेट। तो जब ये सवाल खड़ा हुआ तब हम लोगों ने इस विषय पर बहुत तेज़ी से काम करना शुरू किया। शुरुआत में आपने देखा होगा कि ओबीसी का सर्टिफिकेट जब बनवाना होता था तो उसके अंदर 2 चीज़ें बड़ी लाजमी थी कि आप लोकल विधायक से या किसी क्लास 1 गस्टेड ऑफिसर से जाकर के सर्टिफाई कराइए कि आप ओबीसी हैं। इस इश्यूज़ को लेकर के हमने उन दिनों, शीला दीक्षित हमारी चीफ मिनिस्टर होती थी दिल्ली की, हमने शीला जी से कई मरतबा बातचीत करी। आखिरकार उनकी देन थी कि उन्होंने ये दोनों शर्तें हटा दी कि नहीं साहब ये चीज़ नहीं होगी। एक गरीब आदमी जो गांव में रह रहा है या झोपड़ी में रह रहा है, वो किसी क्लास 1 गस्टेड ऑफिसर से कैसे जा कर के कहेगा कि आप हमको सर्टिफाई कर दीजिए। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने एक जद्दोजहद के तहत करी और इस तरह से तंजीम इंसाफ जो है वो ऑल इंडिया लेवल पर हमने काम करने की शुरुआत कर दी। इसमें सिर्फ मुसलमानों का सवाल नहीं है, यहाँ अक़लियतों का सवाल है। अभी परविंदर सिंह जी ने एक बड़ा जिक्र किया 1984 का। मैं आपको बता रहा हूँ कि 1984 का जो मैसेकर था वो सबसे ज़्यादा त्रिलोकपुरी में हुआ और मेरा नर्सिंग होम जो है, मैं फिजिशियन हूँ, मेरा नर्सिंग होम जो है वो त्रिलोकपुरी में था। और मैं आपसे एक चीज़ बता दे रहा हूँ, जिन जिन जगहों पर हमारी यूनिट्स मौजूद थी हमने कम से कम किसी एक को भी हाथ नहीं लगाने दिया। और मुझे फ़ख्र है इस बात का, आज मुझे फ़ख्र है इस बात का कि उस वक्त हमारे जनरल सेक्रेटरी होते थे सी राजेश्वर राव, और राजेश्वर राव ने इसी बीच हमको बुलाया कि मुझे इलाके का दौरा करना है। हम लोग साथ में गए। यकीन जानिए वो शख्स ने जो अल्फाज कहे वो आज तक मेरी दिमाग में गूंजता रहता है। एक लाइन थी, कॉमरेड इस आग में कूद जाइएगा लोगों को बचाने के लिए, ये मत देखिएगा कि आग लगी हुई है। और उस मैसाकर को तो हम याद करते हैं, मतलब एक जिस तरह से आपने कहा कि टायर बांध करके लोगों को जलाया गया, वो तो एक इंडिविजुअल का मैटर था। एक ब्लॉक था, 32 ब्लॉक वहाँ पर, ये सिकलीगर होते हैं, खटबुने जिसे हम कहते हैं, जो बेचारे गरीब थे, साइकिल पर चल करके खाट बुनाई का काम करते थे। वहाँ पर ये हुआ कि एक फैमिली को एक कमरे में बंद कर दिया गया, बाहर से लॉक लगा करके और अंदर पेट्रोल डाल करके जला दिया गया। ये मैसेकर था, ये एक बड़ी अक़लियत के साथ हुआ। इसी तरह से बहुत से वाक़यात हुए हैं जहाँ मुसलमानों के साथ इस तरह के वाक़यात हुए हैं। मलियाना हाशिमपुरा का एक वाक़या है, वो भी सब आपको मालूम है। तो जिस तरह से आपने कहा कि हमें तमाम अक़लियतों को इकट्ठा होना चाहिए, तो हमारा जो मकसद है ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ का, वो जो हमारी 6 की 6 माइनॉरिटीज़ हैं उन सब को एक प्लेटफार्म पर ला करके हमको अपने जो हमारे राइट्स हैं, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, हमको उसके लिए लड़ने की ज़रूरत है। इसलिए हम लोगों ने इस चीज़ को बनाया। अभी अजीज़ पाशा साहब ने इंटरनेशनल ज़िक्र किया, वो सारी चीज़ें एक अलग हैं। हमारे समाज के अंदर बहुत ज़्यादा बुराइयां आती रही हैं और उसका एक रीज़न एक बड़ा है कि हमारा शिक्षा की तरफ हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन खुशी इस बात की है कि आजकल जब हम सर्वे पे जाते हैं या लोगों से मिलते हैं तो हो सकता है कि हमारे घर के लड़के उतना ना पढ़ रहे हों जितनी हमारी गर्ल्स चाइल्ड पढ़ रही हैं, और बहुत तेज़ी के साथ माशाल्लाह आगे निकल रही हैं। उनमें ख्वाहिश है कि साहब हमें बेटियों को ज़रूर पढ़ा देना है। लेकिन एक चीज़ अभी हम लोग भी देख रहे हैं, ये दहेज का मामला है। मतलब जिस तरह से एक कर्ज हो गया है, जहेज़ ना हो गया। मैंने बहुत लोगों को देखा है, साहब कर्ज़ ले रहे हैं, बेटी की शादी करना है, 10 लाख रुपया कर्ज़ ले लिया। अरे भाई क्या ज़रूरत है? हमको एक मुहिम चलाने की ज़रूरत है कि कम से कम इस इशू पर हम बहुत ही सादा तरीक़े से हम इन सब तमाम चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ें, और जिससे तमाम बेटियां बैठी हैं उनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं, इन सब मुद्दों को लेकर के हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो मैं आज के इस प्रोग्राम में जो हमारे यहाँ पर बहनें बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, तो हमारा मकसद है एक शिक्षा के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करना है लोगों को।
और इंसाफ की जहाँ जहाँ ब्रांचेस हैं उसके ज़रिए हम लोग जब भी एडमिशन होते हैं सबको अवेयर करते हैं। अभी जामिया का एडमिशन है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, CUT नहीं हुआ है, नीट हुआ है। अगर हम अपने बच्चों को पढ़ा करके आगे बढ़ा सकते हैं उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। एक चीज़ और बहुत अच्छी जो अभी हुई है, ये हमारे लोगों में जो अवेयरनेस आई है कि आपने देखा होगा कि अभी UPSC में आप मुस्लिम लड़कों की तादाद, लड़कियों की तादाद बहुत ज़्यादा हो रही है। पिछली मरतबा करीब 26-27 UPSC बच्चों ने क्रैश किया है। तो हमारा मेन मकसद है कि हमें तालीम पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देना है कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाएं। बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं कि साहब हमारे पास तो फ़ीस नहीं है या हमारे पास स्कॉलरशिप नहीं है। आप ये समझिए कि बहुत सी स्कॉलरशिप है, बशर्ते आप उसे लेने वाले बात बने। आपको नॉलेज नहीं है, टाइम पर आप किसी का फॉर्म नहीं भर पाते, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को करने की ज़रूरत है। और इसी मकसद के लिए आज हम यहाँ पर दिल्ली में इकट्ठा हुए हैं। अच्छा लग रहा है कि हमारे बहुत से साथी यहाँ पर आए हुए हैं। ये दिल्ली NCR की कॉन्फ्रेंस है, इसमें हमारे कुछ साथी फरीदाबाद से आए हैं, कुछ गाज़ियाबाद से आए हैं, नोएडा से भी आए हुए हैं, दिल्ली के भी लोग हैं। तो इसका मकसद सिर्फ यहीं पर छोड़ करके नहीं चले जाना है। हम लोगों की कोशिश होगी कि हम आपके इलाके में आएँ, आपकी ब्रांचेस बनाएं, किसी एक शख्स की जिम्मेदारी दें कि अगर किसी विषय पर, शिक्षा के ऊपर कोई बात हो या सामाजिक विषय पर कोई बात हो या अक़लियतों के जो दूसरे मसाइल आते हैं उस पर जो भी बात हो, उस पर हम लोग मिल करके लोगों को अवेयर करें। देखिए, सिर्फ मैं अवेयर करने की बात इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे पास कोई फ़ंड तो है नहीं कि हम आपको बुला करके कल पैसे दे देंगे, आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। हम लोगों का जो सोर्स है, सोर्स ऑफ इनकम है या सोर्स ऑफ फंड है, वो छोटी सी मेंबरशिप है। और उसके अलावा भी हम बिल्कुल आपसे नहीं कहते कि आप फ़ंड इकट्ठा करिए, ये करिए, लेकिन एक अवेयरनेस जो है उसके लिए हम आपके बीच में जा कर के कैंप लगा सकते हैं, हम आपको शिक्षा का महत्व बता सकते हैं, हम आपके एडमिशन में कोशिश कर सकते हैं। और दिल्ली के अंदर आप एक चीज़ जान लीजिए, आप सबको पता होगा कि दिल्ली के तमाम प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं बड़े बड़े, उनके अंदर 20% बेड जो है वो EWS के लिए रिज़र्व है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 20% बेड रिज़र्व होते हैं। लेकिन जब भी हमने कोशिश करी, बहैसियत एक डॉक्टर बात करने की कोशिश करी, आप अपोलो में चले जाइए, मैक्स में चले जाइए, स्कॉट्स में खाली रहते हैं, लेकिन वो लोगों को देते नहीं हैं। इसके लिए भी हमने एक बड़ी मुहिम चलाई और जो लोग भी हमारे पास आए हैं, हमने कम से कम वो बेड तो हर हालत में दिलवाया है उसको। तो एक बड़ी चीज़ ये है, आप हमसे संपर्क करें, हमारी कोशिश होगी कि हम इस तरह की मदद आपकी कर सकें। अभी EWS की मैं बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस का, उसका भी एक अलग से सर्टिफिकेट बनने लगा है, बहुत से लोग उसका फ़ायदा उठाने लगे हैं। तो मैं इन बातों को ख़त्म करते हुए कि मेरे बहुत से साथी अभी यहाँ पर आपसे रूबरू होंगे, गुफ्तगू करने वाले हैं, लेकिन मेरी सिर्फ एक दरख्वास्त है कि आज ये शुरुआत हुई है इस जगह से, हमको अपने इलाकों के अंदर काम करना है और आपकी जो मदद ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ कर सकती है वो हम करेंगे और आपको अवेयर करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब, मैं आपका बहुत समय ना लूँ। एक बात, जो माइनॉरिटीज़ की बात हम करते हैं कई बार, कुर्बान अली जी बैठे हैं, मैं एक सवाल करता हूँ कि माइनॉरिटी है क्या एक्चुअली हम माइनॉरिटी में हैं? एक सवाल है, आर्टिकल 25(2)B, ज़रा उसको पढ़ें। उसमें लिखा हिंदू इंक्लूड्स बौद्ध, जैन एंड सिख। पर कमाल की बात है कि उस आर्टिकल में हिंदू को एक्सप्लेन नहीं किया। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदू हैज़ नॉट बीन एक्सप्लेन, हु इज़ अ हिंदू। ये सवाल हम कभी नहीं उठाए, हिंदू कैसे, किसको कहते हैं। दूसरी बात, मैं क्योंकि समय ज़्यादा नहीं लेना चाहता, मैंने कहीं जाना है, बौद्ध, जैन एंड सिख, ये तीनों ही जिस सनातन की बात RSS कर रहा है, जिसकी बात वो अपने भाषण देते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, ये तीनों ही रिलीजन जो हैं वो सनातन या उस विचारधारा के जो RSS विचार हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू के नाम पर प्रचार करती है, उसके खिलाफ खड़े हैं। तो ये कौन से हिंदू इंक्लूड्स बौद्ध, जैन एंड सिख? हमने ये सवाल पासाजी नहीं उठाया।
ये सवाल पार्लियामेंट में उठना चाहिए था कि हिंदू को डिफाइन कर दें, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू को डिफाइन नहीं किया। एक बात और मैं चलते चलते कह दूं, डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि मैं पैदा हिंदू हुआ पर मरूंगा हिंदू नहीं, और वो बौद्ध बन गए। तो मेरा डॉक्टर अम्बेडकर से सवाल है, तो आर्टिकल 25(2)(b) में आपने उसको ड्राफ्ट किया होगा, मैंने तो ड्राफ्ट नहीं किया। आपने उसमें ड्राफ्ट कर दिया हिंदू इंक्लूड्स बौद्ध जैन एंड सिख, तो बौद्ध को हिंदू बना दिया। तो फिर आपका जो विचार था कि मैं हिंदू नहीं मरूंगा, तो आप तो वहीं के वहीं रह गए। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये एक बार और, अभी बात चल रही थी, तीसरी बात कि SC और ST तब तक उनको रिजर्वेशन अवेलेबल है जब तक वो हिंदू हैं। अगर वो हिंदू नहीं है तो SC और ST की रिजर्वेशन को अवेलेबल नहीं है। तो कट्टर हिंदूवाद किसने पैदा की है? तो मैं डॉक्टर अम्बेडकर से पूछना चाहता हूँ कि ये कट्टर हिंदूवाद कहाँ से पैदा कर दिया? इस पर सवाल हमने कभी नहीं उठाया। चौथी बात, मैं एक और बात करूँ। मैं कई बार सोचता हूँ, जब मैंने 1984 भी देखा और मैंने जब नमाज गुड़गांव में अदा नहीं करने दी थी, मैंने कहा जो गुरुद्वारे में कर लेते हैं, ऐसा कौन सी बात है। तो वो एक नियामत, मेरे लिए वो नियामत थी, मैं कह नहीं सकता। मुझे भी नहीं पता था, हालांकि मेरे खिलाफ़ बहुत पूरा शहर मेरे खिलाफ़ खड़ा हो गया। मैंने केवल और केवल इसलिए नहीं कि मैं कोई किसके लिए आभार, मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता था कि मेवात में 500 ट्रक सिखों के 1984 में फंसे, एक भी ट्रक को खरोंच नहीं आई, एक भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ, और 15 दिन लोगों ने अपने घर में रखा। तो हमारा फ़र्ज़ बनता था कि उनका आभार व्यक्त करते। हमने कभी इस बात को नहीं सोचा। मैंने वामन मेश्राम एक मीटिंग में नूह में, मेरे नूह के साथी आए हैं, तो नूह के मुस्लिम समाज ने 2.5 लाख की थैली उनके हाथ मेरे सामने पकड़ाई। मैंने वामन मेश्राम से पूछा, मैं क्या सच बता दूं कि अभी परमिंदर ने एक बात कही, मैं वही बात उधार दूं। मैंने कहा आपसे पूछना चाहता हूं कि सिखों के टायर में, सिखों के गले में टायर किसने डाले, किसने दुकानें जलाई? क्या वो आपके आदमी नहीं थे? उस समय आप क्या कर रहे थे? तो वो कौन करने वाले थे? आइडेंटिफाइड है। तो मेरा ख्याल है हमें विचार करना चाहिए जब हम माइनॉरिटी, लास्ट में करके और बात ख़त्म करता हूँ, या तो इस देश का अंग्रेज़ हुकूमत ने राज सत्ता छीनी बहादुर शाह से, मुग़ल सल्तनत से, या अंग्रेज़ हुकूमत ने हमारे से जो महाराजा रणजीत सिंह का राज था उससे सत्ता छीनी। जिससे सत्ता कुर्बान अली जी बैठे हैं, मैं उनके सामने सवाल कर रहा हूँ, जिससे सत्ता छीनी हो तो माइनॉरिटी कौन होगा? जिससे सत्ता अंग्रेज़ हुकूमत ने छीनी और उसके बाद कुर्बानियाँ हम लोगों ने की, चाहे वो सिख था या चाहे मुसलमान था। आज वो कहाँ खड़े हैं? बौद्ध जैन को माइनॉरिटी में शामिल कर देना, ये माइनॉरिटी को डाइल्यूट करने का कारण था। हमने इस पर भी आवाज़ नहीं उठाई। हम जब माइनॉरिटी की बात करते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर्स बैठे हैं, सीनियर हैं, A.P. वर्धन जी भी मेरे बहुत नज़दीकी रहे, तो मैं एक सवाल, इसलिए श्रीवास्तव जी बैठे हैं, तो मेरा एक सवाल है, इन बातों को जब तक, तो मेरा ये कहना है कि जब हिंदू आप ही माइनॉरिटी में है, जिसकी बात RSS करता है, एक मैं शायद ज़्यादा ना गलत हूँ तो अगर मुझे रेक्टिफाई कर दे तो अच्छा होगा, कि हिंदू है कौन? ब्राह्मण, वैश्य और राजपूत ठाकुर, और कौन सा हिंदू? वो तो बाकी शोषित समाज था। 1901 की सेंसिस आप देख ले तो उसमें शोषित कौन था? एक्सप्लॉइटेड क्लास कौन थी? 80% 70% पार जो थे वो तो एक्सप्लॉइटेड क्लास थी, जिसको 1932 के पूना पैक्ट में दो क्लासेस बनाई, एक ऑप्रेस्ड बनाई, एक डिप्रेस्ड बनाई, जिसको आप दलित कह रहे हो। तो किसने बांटा इस देश को? इसको देश को बांटने वाले जो थे, आज वो सत्ता के एंजॉय कर रहे हैं, सत्ता की ताकत ले रहे हैं, और वो अपने आप को ये कह रहे हैं कि हम मेजॉरिटी में हैं और आप सब माइनॉरिटी में हैं, जबकि हम मेजॉरिटी में थे, वो माइनॉरिटी में हैं। हम उनको जो 12% लोग हैं, हम उनको मेजॉरिटी मानकर और भाषण दे रहे हैं, और सारा भाषण इसी पर दे रहे हैं कि शायद वो हमें अपना क्लेम हमने दाखिल ही नहीं किया, हमने सोचा ही नहीं। मेरी बात लास्ट में, मैंने सरदार हुकम सिंह जो लोकसभा के स्पीकर रहे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, ये डिबेट
डॉक्टर अंबेडकर और सरदार हुकम सिंह के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हुई, ये 25 धारा के ऊपर हुई थी। और अगर आपने देखना हो तो ध्यान से देखें, क्योंकि मुझे 10 साल उनके साथ काम करने का मौका मिला। उन्होंने यही कहा कि मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन पर दस्तखत नहीं करूंगा, और वो वॉकआउट कर गए थे 26/11/1949 को। इसलिए वॉकआउट कर गए कि जो हमें एश्योरेंसेस कांग्रेस, नेहरू और गांधी ने दी, उन एश्योरेंसेस का रेफर तक भी इस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया। इसलिए हम रिजेक्ट करते हैं। तो सिखों ने उस समय इस कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट किया। जब वो पार्लियामेंट के लोकसभा के स्पीकर बने तो उनसे ये सवाल पूछा गया, जो जवाब था मैं बाद में, क्योंकि समय बहुत नहीं है। तीसरी बात, एक बात उन्होंने कही थी 1973 में जब सिंह सभा शताब्दी कमेटी बनी, वो प्रधान थे और मैं सेक्रेटरी था बड़े यंग उम्र में। तो उन्होंने एक बात कही थी कि जब तक सिख और मुस्लिम इस देश का हिस्सा हैं, इस देश के सेकुलरिज्म को कोई खतरा नहीं। सवाल सिख और मुस्लिम की जिम्मेदारी है कि वो डट के ये देश हमारा है, कुर्बानियाँ हमने दी हैं, शहादतें हमने दी हैं। मैं तो केवल ये पूछना चाहता हूँ, जो ये बातें आवाज़ उठाते हैं, मेरी उनसे अपेक्षा करता हूँ कि उनको ये बातें करनी बंद कर देनी चाहिए। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे हाजिर होने का मौका दिया और आपसे बात की। बहुत बहुत शुक्रिया। तंजीम इंसाफ के और इंडिया प्रेसिडेंट हमारे अजीज़ दोस्त अजीज़ पाशा साहब, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अयूब अली खान साहब, डायस पर मौजूद दीगर ख़वातीन व हज़रात, आज इस बड़ी गर्मी दोपहर में आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। मैं इसके लिए डॉक्टर ए खान साहब का शुक्रगुजार हूँ। उन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि आपके हुकूमत बताने के लिए उन्होंने ये जलसा मुनक़िद किया। दोस्तों, मुझे आज याद आते हैं मरहूम शमीम फैज़ी साहब, जो इस तंजीम के रूए रवा थे, और गालिबन जब पहला जलसा इसी ऐवान गालिब में हुआ था, मैं उसमें हाजिर हुआ था गालिब अकेडमी, और तब शमीम साहब हयात थे। उसके बाद अलीगढ़ में कॉन्फ्रेंस हुई, हमारे दोस्त मुफ्ती शेरवानी साहब यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ कराई थी, और उस वक्त में ये गालिबन अलीगढ़ एलानिया जारी हुआ था, उसमें भी मेरा कुछ इनपुट था। देखिए, बातें तो बहुत हो सकती हैं, होनी चाहिए, लेकिन कुछ जो ज़रूरी बातें हैं, जो बुनियादी बातें हैं, मैं उनकी तरफ आपकी तवज्जो चाहूँगा। डॉक्टर खान साहब ने जो इस तंजीम का मकसद बताया और जो चीज़ें बताई, असली बात तो ये है कि किसी भी सोसाइटी को अगर तरक्की करनी है तो उसे तालीम के सिलसिले में बिना तालीम के नहीं हो सकता। तालीम ही उस तमाम चीज़ों की कुंजी है। और इस वक्त इस माहौल में, जबकि इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि माइनॉरिटीज़ के तमाम हुकूक पामाल किए जा रहे हैं, जबकि उन्हें तमाम तरह से डराया धमकाया जा रहा है और नफ़रत का माहौल है, ये बात और ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि हम सब अपने आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम दिलाएँ। इस सिलसिले में मैं एक जिक्र करना चाहूँगा। हमारे एक दोस्त हैं इकरामुल हक साहब, वो दिल्ली में तालीमी मिशन चलाते हैं, और जब भी दाखिलों का वक्त आता है उस वक्त वो कैंपेन चलाते हैं। तो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि हर अस्पताल में गरीबी की नीचे रहने वाले लोगों के लिए जगह हैं, उसी तरह से हर सरकारी स्कूल में और हर प्राइवेट स्कूल में उन लोगों के लिए तालीम का इंतज़ाम है, उनके लिए नशिस्तें रिज़र्व हैं जो उसकी फ़ीस नहीं उठा सकते या उस कैटेगरी में नहीं आ सकते। इसमें हर शहरी के, हर नागरिक के अधिकार बराबर होंगे। किसी को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे, लिबास के नाम पे फौकियत या तरजीह नहीं दी जा सकती। और इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर को ये जिम्मेदारी दी गई, हालांकि वो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा नहीं थे, लेकिन महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ये समझते थे कि हिंदुस्तान का आईन बनाने की जो ताकत है, जो लियाकत है, जो काबिलियत है, वो डॉक्टर अम्बेडकर से बेहतर किसी और शख्स में नहीं हो सकती, वो उन्होंने बनाया। मगर हिंदुस्तान का संविधान कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक बार बना दिया गया, उसमें कोई तरमीम नहीं की जा सकती, उसको बदला नहीं जा सकता।
आपकी इतला के लिए 110 से ज़्यादा तरमीमें उस संविधान में, उस आइन में हो चुकी हैं और जब भी ज़रूरत पड़ेगी उसमें तरमीम होती रहेंगी, होनी चाहिए, बदलती ज़रूरतों के साथ में होनी चाहिए। दया सिंह जी होते तो मैं उन्हें बताता कि उस वक्त जो SC/ST की कैटेगरी बनाई गई उसमें कोई माइनॉरिटी नहीं थी, उसमें मुसलमान और ईसाई नहीं थे। उनके बारे में कहा गया कि ये उस मज़हब की पैरवी करते हैं जो हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुए। लेकिन हमने ये देखा कि 1990 तक उस SC/ST की कैटेगरी में बौद्धों को भी शामिल किया गया और मजहबी सिखों को भी शामिल किया गया और उन्हें वो तमाम अख्तियार दिए गए जो SC/ST को मिलते हैं। आज भी जो दलित ईसाई हैं और जो दलित मुसलमान हैं, आप लोगों को जान के हैरत होगी कि मुसलमानों में भी दलित होते हैं। बिहार में लाल बेदी और हलाल खोर पाखाना साफ करने वाली कौमें हैं, उनका वही दर्जा और वही हैसियत है जो दूसरे दलितों की है, अब तक रहती आई, लेकिन उन्हें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा नहीं मिला। उसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रशांत भूषण हमारे वकील हैं कि ये 351A में तरमीम की जाए और दलित ईसाइयों को भी जो कन्वर्ट हुए हैं और दलित मुसलमानों को भी उसका दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हुकूक अपने जो अख्तियारात हैं वो घर बैठे नहीं मिलते, उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है और वो लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो वो अख्तियारात भी आपको मुझे यकीन है कि ज़रूर मिलेंगे। अब एक दूसरी बात जिसके लिए तंजीम इंसाफ बनाई गई और आप लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं, वो ये कि इस मुल्क में माइनॉरिटीज़ बिलखुसूस मुसलमानों की क्या सूरत हाल है। ये जानने के लिए जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, एक सच्चर कमेटी बनाई गई। सच्चर कमेटी ने 2 साल पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया, तमाम आंकड़े इकट्ठे किए, तमाम डाटा इकट्ठा किया और ये बताया कि मुसलमानों की सूरत हाल इस मुल्क के दलित और बैकवर्ड से भी गई गुजरी है। इसलिए उनके लिए फौरी तौर पर इक़दाम किए जाने चाहिए। वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में टेबल हुई और मज़ेदार बात यह है कि अब तक मुसलमानों के लिए जो भी काम होता था उसको अपीसमेंट कहने वाली जमात, उसको तुष्टीकरण कहने वाली जमात, उसकी बोलती बंद हो गई जिस दिन वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पार्लियामेंट में टेबल कर दी गई। उस रिपोर्ट में जो सूरत हाल बताई गई थी, उसके बाद फौरन एक मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स बनाई गई जो आज भी इस हुकूमत के दौर में भी जारी है, उसको ख़त्म नहीं किया गया और उसके लिए बड़े प्रोविजंस किए गए। वक्फ कॉरपोरेशन बनाया गया, मौलाना आज़ाद फाउंडेशन बनाया गया, उनके लिए बड़े पैमाने पर स्कॉलरशिप दी गई। लेकिन जैसा खान साहब ने जिक्र किया, जब आपको पता ही नहीं होगा कि आपका इस मुल्क के सरमाए में क्या हिस्सा है, इस मुल्क के रिसोर्सेज में आपका क्या हिस्सा है और आप उसे कैसे हासिल कर सकते हैं, तब तक वो आपको मिलने वाला नहीं है। उसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है, जागरूकता की ज़रूरत है, पढ़ने लिखने की ज़रूरत है। आज हर सियासी जमात जो बीजेपी के मुखालिफ है वो ये कहती है कि साहब इस मुल्क में जो ह्यूमन राइट्स हैं वो पामाल कर दिए गए हैं, उनको उनके अख्तियारात नहीं मिल रहे हैं, एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लागू कर दी गई है। ये सारी बातें सही हैं, लेकिन इस सूरत हाल में भी इससे निकलने का कोई रास्ता तो होगा। वो तभी होगा जब आप कंसर्न सिटीजन के तौर पर अपने अख्तियारात को, अपने हुकूक को पहचानेंगे और उसको लड़ने के लिए आगे आएंगे। उसके लिए तंजीम इंसाफ और उसका कैडर, उसके वर्कर्स, उसके लीडर्स मसला राह बन सकते हैं और आपकी मदद के लिए आगे आ सकते हैं। लेकिन आपको खुद भी ये जानना और समझना होगा कि आपके लिए क्या रास्ता है। क्योंकि वक्त कम है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, लेकिन 2-3 बातों पर आपकी तवज्जो चाहूँगा कि किस तरह से आप अपने अख्तियारात के लिए लड़ सकते हैं और लड़ना चाहिए। जो हिंदुस्तान का आईन आपको ये अख्तियारात देता है। जाहिर है कि आज पार्लियामेंट में आपकी सुनवाई नहीं है, मीडिया में आपकी सुनवाई नहीं है, अदालतें भी थोड़ी उनका भी रवैया बदल रहा है, लेकिन रास्ता तो इसी के बीच में से निकालना होगा। दिसंबर 2021 में जब हरिद्वार में एक तथाकथित सो कॉल्ड धर्म संसद हुई और जिसमें मुसलमानों को काट दो मार दो के नारे दिए गए,
जेनोसाइड की अपील की गई मंच से और जिसे टेलीविजन पर दिखाया गया, तो मुझे उम्मीद थी कि इस मुल्क का आइन, इस मुल्क की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो आगे आएगा और ऐसे लोग जो ये तूफानी बदतमीजी कर रहे हैं उन पर रोक लगाने का काम करेगा। लेकिन जब 1 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने अपनी दोस्त पटना हाई कोर्ट की साबिक जज जस्टिस अंजना प्रकाश के साथ सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल की, एक अर्जदाश्त दाखिल की और कपिल सिब्बल साहब जो कि साबिक वजीर कानून है, माहिर कानून है, बहुत बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के और मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, उन्होंने बिना कोई फीस लिए हमारा वो मुकदमा लड़ा। उस मुकदमे की शुरुआत हुई और इस तरह से हुई कि शुरू में तो सुप्रीम कोर्ट ने ज़रा आनाकानी की कि हम इन लोगों के खिलाफ जिन्होंने जहर पेशानी की है, जिन्होंने जेनोसाइड्स की अपील की है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करें। लेकिन हमने कहा कि अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो ये फिर पूरे हिंदुस्तान में इसी तरह की तूफानी बदतमीजी करेंगे। चुनांचे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव्स दिए और वो लोग जेल गए जिन्होंने धर्म संसद करके कत्लेआम की अपीलें की थी। लेकिन धीरे धीरे 4 साल वो मुकदमा चला और फिर वो थोड़ा कमज़ोर होता गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसी मुकदमे में कुर्बान अली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको उसमें मिलेगा, उसमें ये डायरेक्टिव्स दिए हैं कि अगर कहीं कोई नफरती अमल हो, कहीं कोई हेट स्पीच हो तो उसके खिलाफ आप FIR का इंतज़ार ना करें। पुलिस को और एडमिनिस्ट्रेशन को कहा गया है आप सो मोटो कार्रवाई करें। और चुनाचे महाराष्ट्र में कुछ रंगियाँ निकाली गई थी और कुछ इस तरह की बातें की गई, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। लेकिन अभी 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने मुझ समेत जो 10-15 PIL इस सिलसिले में दायर की गई थी कि हेट स्पीच, हेट क्राइम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसके लिए कानून बनना चाहिए और ये गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए। जैसे तहसील पूनावाला के केस में लिंचिंग के मामले में गाइडलाइंस जारी हुई थी और जिनके तहत अब कार्रवाई होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून पहले से मौजूद है, हालांकि नहीं है और उसके लिए हम कोई फ्रेश गाइडलाइंस जारी नहीं करेंगे और हमारी PIL मुस्तरद कर दी गई, खारिज कर दी गई। लेकिन हम हिम्मत नहीं हारे, हम इस मुकदमे को जारी रखेंगे, इसके बारे में दोबारा अपील करेंगे, हाई कोर्ट्स में अपील करेंगे। लेकिन ये सिर्फ मेरा अकेला काम नहीं है, ये आप सब लोगों का काम है कि जहाँ कहीं अभी कहा गया कि जो जुल्म सहता है वो भी जुल्म का हिस्सेदार है, जालिम का मददगार है। इसलिए आप सब लोगों को बहैसियत शहरी, क्योंकि आप इस आज़ाद मुल्क में जीते हैं, एक आज़ाद मुल्क के शहरी हैं, एक दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के शहरी हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि आपके साथ कोई ज़्यादती होगी, आपको जेल जाना पड़ सकता है। बहुत सारे लोग आज भी जेलों में बंद हैं, वो इसीलिए कि वो हक और इंसाफ की बात करते हैं और इसलिए कुछ मुसीबत झेल रहे हैं। लेकिन अगर इज्तिमाई तौर पर आप सब लोग इकट्ठा होकर के देख लेंगे उन तमाम जुल्म और जालिमों के खिलाफ जो आपके ऊपर हाकिम बनने की कोशिश कर रहे हैं, आपके ऊपर जालिम बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे यकीन है कि उन पर रोक लग सकेगी। और भले ही ये 12-14 साल का अरसा हो गया है, एक जमात हमारे ऊपर मुसल्लत हो गई है, एक जमहूरियत का निज़ाम है कि जो जिसको मेजॉरिटी हासिल होती है उसे हुकूमत मिलती है। हालांकि किस तरह से वो मेजॉरिटी हासिल की गई है वो भी मुझे आपको कोई ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे यकीन है कि ये हिंदुस्तान ये बड़ा अजीम व शान मुल्क है, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इसमें आपसे ज़्यादा आपको 20% लोग होंगे कुल मिलाकर के माइनॉरिटी के लोग, जो 80% लोग हैं वो आज भी सेक्युलर हैं, वो आज भी डेमोक्रेट हैं, वो आज भी इस हिंदुस्तान के आइन में यकीन रखते हैं। वो आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने घरों में आराम से ना बैठें। जब भी इस तरह की कोई बात हो, जैसे आज तंजीम इंसाफ ने जलसा किया है, तो अपने आराम को थोड़ा सा तर्क करते हुए घरों से निकलिए। गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, बाहर आइए। अगर जंतर मंतर पर कोई जलसा हो रहा है तो उसमें शिरकत कीजिए, क्योंकि वो आपकी क़ुव्वत, वो आपकी तवानाई। अभी सरदार जी यहाँ कह रहे थे कि सिखों को और मुसलमानों को एक होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि हर उस आदमी को एक होना चाहिए जो इस मुल्क में इंसाफ की बात करता है, जो इस मुल्क की जमहूरियत की बात करता है, जो इस मुल्क के सेक्युलरिज्म में यकीन रखता है और उसकी लड़ाई लड़ रहा है।
मैं एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और तंजीम इंसाफ खासकर डॉक्टर ए खान साहब का कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और मेरी बात और मेरी नाफिस राय को सुनने की ज़रूरत की। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ के सदर मोहतरम अज़ीज़ पाशाह साहब, डायस पर जलवा अफरोज़ तमाम मुअज़्ज़िज़ीन, ख़वातीन व हज़रात, वक्त तंग है और बातें बहुत हो चुकी हैं। बातें मेरा भी बहुत आपसे करने का दिल था, चाहता था बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अपने ख़यालात का इजहार करना, लेकिन ज़्यादातर बातें हो चुकी हैं, उनको बार बार दोहराना कोई उससे हासिल नहीं है। मुसलमानों की क्या हालत है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर पूरी दुनिया में, उससे हम सब वाकिफ़ हैं। उसको रोशनी डालना उसके ऊपर सूरज को चिराग दिखाने जैसा है। एक चीज़ जिसकी तरफ ध्यान बहुत कम जाता है, बल्कि नहीं जाता है, और यहाँ पर भी उसके ऊपर कोई बात नहीं की गई है, और जो मेरे ख़्याल में मुसलमानों की क्या पूरे हिंदुस्तान की तमाम अक़वाम की जो यहाँ पर रहते हैं, तमाम माइनॉरिटीज़ की मेजॉरिटी की सबसे बड़ी जो समस्या है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, और वो है साइंटिफिक टेम्परामेंट की कमी। जितनी बुराइयां हम समाज में देख रहे हैं, जो राइटिस्ट फोर्सेस का बोलबाला हो रहा है, और बड़ी आसानी के साथ चंद स्लोगन दे करके हिंदू राष्ट्र, फला राष्ट्र, ये मुल्ला काटे जाएंगे, राम राम चिल्ला, इस तरह के नारे दे करके, बिल्कुल लगव जिनका कोई मतलब नहीं है, वो दे करके और वो एक अवाम के रुख को मोड़ देते हैं। कुछ लड़के अपने आप को संत और क्या कह करके जा करके बैठ जाते हैं, और उनके पीछे एक भीड़ इकट्ठी हो जाती है, और यही सारी बातें वो भी दोहराते हैं। उसके ऊपर एक तरह से मज़हब की मोहर लग जाती है, धर्म की मोहर लग जाती है कि वो भी यही कह रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमारे हिंदुस्तान में, ख़ास तौर से मुसलमानों में, साइंटिफिक टेम्परामेंट की कमी है। इस मिशन को, मुसलमानों के बीच में साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देने के, पैदा करने के मिशन को लेकर के हमारे ही तंजीम इंसाफ के एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन सर सैयद अहमद ख़ान खड़े हुए थे। तालीम एक ज़रिया था, तालीम अपने आप में सिर्फ एक मकसद नहीं था, तालीम एक ज़रिया था उस साइंटिफिक टेम्परामेंट को मुसलमानों में पैदा करने का, उसको बढ़ावा देने का। साइंटिफिक टेम्परामेंट, मेरा उससे मुराद सिर्फ इतनी है कि जो हम फैसले लें वो इस बुनियाद पर न लें कि क्या होता आया है अब तक, मुख्तलिफ़ किताबों में क्या लिखा हुआ है, बल्कि हर ख़याल को, हर विचार को, हर तहरीक को अक़ल की कसौटी पर परखें, देखें कि वो आज के माहौल में रेलिवेंट है या नहीं है। लकीर के फ़कीर बनकर न रहें। जो समाज में तब्दीलियां आ रही हैं या जो आनी चाहिए और नहीं आ पा रही हैं, उसकी तरफ ध्यान दें और उसके लिए अपने आप को वक्फ करें। ये साइंटिफिक टेम्परामेंट मेरी नज़र में बुनियादी तौर पर है। सर सैयद ने पूरा एक मिशन चलाया था, साइंटिफिक सोसाइटी कायम की, जिसका काम ये था कि तमाम ज़बानों के किताबों का, साइंस के मुताल्लिक़, फ़लसफ़े से मुताल्लिक़ किताबों का उर्दू में तर्जुमा किया जाए ताकि वो मुसलमानों तक पहुंच सकें और वो नए नए आइडिया से, नए नए ख़यालात से, नए नए फ़िलासफ़ी से रूशनास हो सकें। उन्होंने तहज़ीबुल अखलाक नाम का रिसाला जारी किया था ताकि मुसलमानों के अंदर जो बुराइयां जड़ पकड़ गई हैं उनको निकाल करके बाहर किया जाए। मुसलमानों ने क्या, जो उनका बनाया हुआ इदारा था, पहले एमएओ कॉलेज, उसके बाद फिर वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना, उसने भी सर सैयद के पैगाम की तरफ
ध्यान नहीं दिया, इसलिए कि जो पावर स्ट्रक्चर था उसको कायम नहीं रखा जा सकता था अगर सर सैयद के मिशन के ऊपर ध्यान दिया जाता, उसकी तरवीज की जाती, उसको बढ़ावा दिया जाता, तो उस पावर स्ट्रक्चर को ख़तरा पैदा हो सकता था। और जो लोग पावर में थे, जो इक़्तिदार में थे, वो नहीं चाहते थे कि इक़्तिदार उनके हाथ से निकल करके आम लोगों तक पहुंच सके। जो साथियों, इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत मेरे नज़दीक तालीम की तो ज़रूरत है ही, कोई उससे इनकार नहीं कर सकता। तमाम माइनॉरिटीज़ के बीच इत्तेहाद की ज़रूरत तो है ही, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तमाम, बल्कि माइनॉरिटीज़ ही क्या, जितने भी एक्सप्लॉयटेड तबके हैं, मज़लूम तबके हैं समाज के, चाहे वो दलित हों, चाहे वो ट्राइबल्स हों, चाहे वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हों, उन सब के बीच में इत्तेहाद बेइंतहा ज़रूरी है, कोई उससे इनकार नहीं कर सकता। और मैं अर्ज़ कर दूं, इस मैदान में मेरे ख़्याल में सबसे बड़ा काम इस वक्त जो कोई कर रहा है वो सिख कर रहे हैं। कितनी ख़बरें आती हैं पंजाब से, आपने देखा होगा कि गाँवों में जहाँ मस्जिदें नहीं थीं वहाँ ख़ुद सिखों ने ज़मीनें दे करके, चंदा इकट्ठा करके मुसलमानों के लिए मस्जिदें बनाई ताकि वो नमाज वहाँ पर अदा कर सकें। बड़ी मिसाल है ये हमारे सामने। शाहीन बाग का जब एजिटेशन चल रहा था CA/NRC के ख़िलाफ़, सिख आगे आए। हमारे एक सिख भाई ने अपना फ्लैट बेच करके वहाँ लोगों को खाना खिलाया। तो ऐसी मिसालें हैं। मुसलमानों ने भी किया, ऐसा नहीं कि मुसलमानों ने नहीं किया। फरमा रहे थे मुझसे पहले एक वक्ता कि 500 ट्रक 84 में सिखों के घिर गए थे और वहाँ के मुसलमानों ने किसी के ऊपर आंच नहीं आने दी थी। ये भी मिसाल हमारे सामने मौजूद है। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर काम करने की ज़रूरत है इस इत्तेहाद को कायम करने के लिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये सारी चीज़ें जब तक साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं होगा, जब तक लकीर के फ़कीर बने रहेंगे, जब तक सिर्फ इसलिए चीज़ों को करते रहेंगे कि यही होता चला आ रहा है, हमारे बुज़ुर्ग भी यही करते रहे। खान साहब ने बात की थी जहेज़ जैसी लानत के ऊपर, क्यों चला आ रहा है ये? आज के दौर में इसकी ज़रूरत क्या है? क्यों जहेज़ दिया जाता है? अगर आपको जहेज़ देना ही है, आपके पास है इतना पैसा, आपकी हैसियत है इतनी, तो अपनी बेटी के नाम एक मकान ख़रीद दीजिए, उसके बैंक में उसके नाम से एक फ़िक्स डिपॉज़िट करा दीजिए। वो नहीं कराते, उसमें उसकी नुमाइश लगाई जाती है जहेज़ की, कितने बर्तन, कितना सोना, कितने कपड़े, कितना क्या, जिसके ऊपर उस लड़की का कोई हक रहता ही नहीं है शादी के बाद। वो सब उससे लेकर के रख लिया जाता है। तो ये बुराइयां हैं, लेकिन ये इसी वजह से हैं कि हम नई सोच को अपने बीच में आने से हद्दुल मक़दूर कोशिश करते हैं रोकने की। तो जब तक नई सोच नहीं आएगी, साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा नहीं होगा। और मेरा ख़्याल ये है कि ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जब तंजीम इंसाफ बनी थी तो उसका मकसद कुछ और था। उसका मकसद ये था बुनियादी तौर पर, और भी था, बहुत कई मकासद थे, काफ़ी मकासद थे, लेकिन बुनियादी मकसद ये था कि गवर्नमेंट की जो स्कीमें माइनॉरिटीज़ के लिए हैं और जिनसे मुख्तलिफ़ वजूहात से मुसलमान ख़ास तौर से फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, उनको इंस्पायर भी किया जाए और उनकी मदद भी की जाए कि वो इन स्कीम्स का फ़ायदा उठा सकें। ये मकसद था बुनियादी तौर पर। लेकिन हालात बदले, ख़ास तौर से 2014 के बाद से बहुत हालात बदले हैं। बिल्कुल एक नई सूरत हाल पैदा हो गई है। जो गवर्नमेंट की स्कीम्स थी माइनॉरिटीज़ के लिए, उसमें से कितनी स्कीम्स को बिल्कुल बेकार कर दिया गया। मिसाल के तौर पर मौलाना आज़ाद फाउंडेशन, जो मुसलमानों के बीच तालीम को
आम करने के लिए काम कर जिसकी जिम्मेदारी थी काम करना, जो मुस्लिम इदारों को, स्कूलों को, ख़ास तौर से उर्दू मीडियम स्कूलों को माली इमदाद दिया करती थी कि वो कायम रह सकें और तरक्की कर सकें और उनका दायरा वसी हो सके, उसका पूरा बजट ही ख़त्म कर दिया गया। शायद अब आज उसका चंद लाख रुपए, 2, 4, 5, 10 या 10 लाख रुपए उसका बजट बचा है। जो करोड़ों रुपए में कभी बजट हुआ करता था उसको ख़त्म कर दिया गया। अब कहाँ से आप मदद करेंगे माइनॉरिटीज़ की, कहाँ से मदद करेंगे उनके इदारों की? तो ये सूरत हाल है। तो हमारे भी जो एम्स एंड एम्बिशंस हैं, जो हमारे मकासद हैं और जो हमारा लाहे अमल है, उसमें भी तब्दीली आना ज़रूरी है। वे ऑफ फंक्शनिंग और जो एम्स हैं उसमें भी तब्दीली लाना ज़रूरी है। इसलिए मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, वक्त बहुत तंग है और शायद अभी और भी बोलने वाले हमारे बीच में होंगे। इस तरफ तंजीम इंसाफ को भी और आम तौर से मुसलमानों को भी, जो ख़ास तौर से जागरूक मुसलमान हैं, जो वक्त की ज़रूरत को समझते हैं और जो इस वक्त यहाँ गालिब एकेडमी में मौजूद हैं, उनको इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और इस काम को एक मिशन के तौर पर अंजाम देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जो हमारा समाज है उसको क्या हक मिलते हैं वो उनको बताएं, क्योंकि इन्होंने बताया कि माली हमारी हालत ऐसी नहीं है कि हम सबको पैसे बांट के और आपको आगे बढ़ा देंगे। हम आपको आपके हक बताएंगे और वो हक कैसे मिले उसमें आपकी मदद करेंगे और आपको मोटिवेट करेंगे कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, औरतों को पढ़ाएं, लड़कियों को पढ़ाएं, सबको पढ़ाएं और समाज में आगे बढ़ें। तंजीम इंसाफ वो काम आपके साथ कर रहा है। कुछ लोगों ने, जब हम जाते हैं तो एक बार कहीं सत्संग में कोई गया था और जब वापस आया तो किसी ने पूछा क्या सुना। तो जब भी किसी ऐसी सभा में आप जाते हैं तो आपको सब कुछ याद नहीं रहता है, 2-4 चीज़ें आप नोट करते हैं। सिंह साहब ने एक बात कही थी कि जब सरदारों के गले में टायर डाल के जलाया जा रहा था तो बाकी जो लोग थे इस समझ के कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो उनको आगे आना चाहिए था। आज भी अल्पसंख्यक की बात करते हैं जिसके अंदर के और भी लोग आते हैं, सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए कि अगर किसी के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो हम सब मिल के उसका सामना करें, डट के उसका सामना करें। सरकार जो बात करती है कि सबका साथ सबका विकास, तो सरकार इस 20% को भूल जा रही है। वो सब में नहीं आ रहे सरकार के हिसाब से, वो सबकी बात तो करते हैं लेकिन वो सब में इन 20 को नहीं मान रहे। तो हमें वो जज्बा पैदा करना है, एक चीज। और दूसरी चीज, जो आपके हक की बात कर रहा है उसका भी साथ देना है। आपके हक की बात किसने की है ये आपके जहन में हमेशा रहना चाहिए। कई बार क्या होता है कि कुछ मुख्तलिफ लोग, पार्टियों के लोग जो विपक्ष में हैं, वो खड़े हो जाते हैं और ये जो जमात यहाँ बैठी है ये क्या कहते हैं, ये जीत नहीं सकता इसलिए इसको वोट नहीं देंगे। वो वोट सिर्फ हार जीत का नहीं है, वो वोट इस बात का है कि कितने लोग उसके विचारों के साथ हैं। आपने उस विचार को वोट देना है। छोटी सी एक बात कह के अपनी बात खत्म करता हूं। मेरे एक साथी हैं जो पलवल में रहते हैं और पलवल से आगे एक जगह है होडल और होडल से आगे छोटा सा गांव है अंधोप। तो मैं उनके साथ अंधोप गया तो उसने बोला कि भैया एक ही बस है जो शाम को लास्ट 7 बजे यहाँ से निकलती है और सुबह 5 बजे यही बस है जो हमें वापस यहाँ लाएगी और बीच में कोई बस होती नहीं है। तो इसलिए अगर कल वापस जाना है तो इसी बस में आना होगा। मैंने ठीक है, हम बस में चले। बस पूरी भरी हुई थी पर टिकट कोई नहीं ले रहा था। जब उतरे तो कंडक्टर ने 5 की जगह सबसे 2-2 रुपये ले लिए। तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि कंडक्टर ने 2-2 रुपये ले लिए, रिकॉर्ड में क्या जा रहा है कि रूट के ऊपर सवारियां नहीं हैं। टिकट बिकेंगे तो रिपोर्ट में जाएगा कि रूट पे सवारियां हैं और सवारियां होंगी तो ये 2 की जगह 3 भी बसें हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं और 5 भी हो सकती हैं। तो उसने कहा इसके लिए मुझे क्या करना होगा। मैंने लाठी डंडा लेके नहीं जाना है आपको, सिर्फ एक कंप्लेंट करनी है।
कुछ ना हो दूसरी करनी है, कुछ ना हो तीसरी करनी है, चौथी करनी है। कभी ना कभी कोई ना कोई अधिकारी ऐसा आएगा जो इसके ऊपर संज्ञान लेगा और आपकी बसें बढ़ जाएंगी। तो आपका जो वोट है, आप ये सोच के मत छोड़ना कि जिसको मैं वोट दे रहा हूं वो हार जाएगा या उसको 200 ही मिलेंगे या 300 ही मिलेंगे। जिसने आपके हक की बात की है उसके साथ आपको चलना पड़ेगा। धन्यवाद। मैं जो बोलता हूँ, चाहे नेशनल मीडिया पे बोलूँ या सोशल मीडिया पे बोलूँ, वो सब कम्युनिस्ट पार्टी की वजह से बोलता हूँ। वहीं से नॉलेज मिली, वहीं से सीखा, वहीं से आइडियोलॉजी का पता चला, वहीं पे क्लासें लगी। और आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं डॉक्टर खान से बहुत सीखता हूँ, मैं कॉमरेड पाशा से बहुत सीखता हूँ। डॉक्टर खान के साथ जब हम बैठते हैं तो आइडियोलॉजिकली हम बहुत सी बातों पे बात करते हैं। हम इस्लाम पे बात करते हैं, हम कुरान पे बात करते हैं, हम कम्युनिज्म पे बात करते हैं, हम मोदी पे बात करते हैं, इस मुल्क पे बात करते हैं। और उसके बाद जाकर के जब आइडियोलॉजिकली हम बनते हैं तब हम जाकर के अपनी बात को रख सकते हैं। आज का सबसे बड़ा चैलेंज है आइडिया ऑफ इंडिया, कि व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ इंडिया। ये वो आइडिया ऑफ इंडिया है जो गांधी, नेहरू, मौलाना आज़ाद और हमारे फाउंडिंग फादर्स ने बनाया था, सोचा था कि हिंदुस्तान कैसा होगा। बहुत सी बातों में मुख्तलिफ रायें थी। महात्मा गांधी को गोली मारी गई, किस सोच ने वो गोली मारी, वो ताकतें आज फिर से आइडिया ऑफ इंडिया को चेंज कर रही हैं। वो गुलिस्तान जिसमें हम कहते थे हर धर्म और जाति को हम साथ लेकर के चलेंगे, 1 मैन 1 वोट, एक इंसान का एक वोट होगा, किसी धर्म जाति का हो सकता है। आज चीज़ें बदल चुकी हैं। आज अलग तरह की डिबेटें हो रही हैं। आज एक काल्पनिक संस्कृति की बात हो रही है। आज आउटसाइडर कहा जा रहा है उन लोगों को जो हज़ारों साल से इस मुल्क में बसे हैं और जिनका एक कंट्रीब्यूशन है। ये एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। ये लड़ाई मात्र वोटों की नहीं है, ये लड़ाई मात्र सरकार बनाने की नहीं है, ये लड़ाई स्टेट गवर्नमेंट्स बनाने की नहीं है। बंगाल के अंदर अभी चुनाव चल रहे हैं, जो हुए हैं, मैंने आज सुबह भी उस पर वक्तव्य दिया है। जिस तरीके से एक तरफा मैनिपुलेशन हुआ है, यहाँ मैं घूमा, मैंने यंग लड़कों से बात करी जो टीनेजर्स हैं, जो मुसलमान हैं, वो कहते हैं सर हमें तो लगता है कि इतने मैनिपुलेशन के बाद भी बीजेपी नहीं दिखी तो चमत्कार है। आप वोट काटते हैं, आप 90 से ज़्यादा IPS ऑफिसर्स को लेकर के आते हैं जो एक तरफा बात करते हैं, जो कैंडिडेट्स के घर वालों को धमकाते हैं, बंदोबस्त गाड़ियाँ CAPF की घूमती हैं, नेशनल मीडिया आपके साथ है, वो न्यूज़ रिपोर्ट होती है जो प्रो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी की है। ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर है और सबको जागृत होना पड़ेगा। आपको जागृत होना पड़ेगा, आपको विजिबल होना पड़ेगा, आपको मेन स्ट्रीम में जाकर के फाइट करना पड़ेगा और घरों में बैठने का समय नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, मुल्क हमारा है। और जैसे कि बड़ा पॉपुलर सेइंग है कि मुल्क, जो कि कहा है एक पोइट ने कि यह मुल्क किसी के बाप का नहीं है। और ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ में जब मैं, डॉक्टर खान ने मुझे 1 दशक से ज़्यादा पहले भी एक चीज़ बताई थी और डॉक्टर खान ने मुझे कहा था, शमीम फैज़ी साहब कॉमरेड हमारे साथ बैठे हुए थे और इसी पे डिस्कशन चल रहा था, जब तक आप आइडियोलॉजिकली सही नहीं होंगे, आप एजुकेटेड नहीं होंगे, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होंगे, आपके पास अच्छी नौकरियां नहीं होंगी, आपके उद्योग नहीं चलेंगे, आपकी फैमिली सशक्त नहीं होगी, आपकी कम्युनिटी ग्रो नहीं कर सकती है। और आज के हिंदुस्तान में उसका अकेला रास्ता है एजुकेशन। और तंजीम इंसाफ नारा देने के लिए नहीं बनाई गई थी कि आप नारा लगाएं और सड़कों पे उतरें, और नो, तंजीम इंसाफ बनाई गई थी टू एजुकेट द माइनॉरिटीज़ मोर एंड मोर एंड मोर, बेटर जॉब्स, बेटर बिजनेस, बेटर फैमिली, बेटर चिल्ड्रन, बेटर मदर। ये वो कॉन्सेप्ट है। और एक चीज़ मैं इसमें और जोड़ना चाहूँगा, भविष्य का हिंदुस्तान, एक ज़माना था यहाँ पे अगर कोई बिजनेस की डिस्प्यूट 2 बिजनेसमैनों में हो जाती थी तो बातचीत करके समाज उसको सुलझा देता था। आज का हिंदुस्तान टोटली कोर्टों पे निर्भर कर रहा है। नेशनल मीडिया में मुझे कहा जाता है आपको बहुत ज़्यादा अगर दिक्कत है इलेक्शन कमीशन पे, आप कोर्ट में जाइए। आपको लग रहा है ईडी की रेड गलत की गई है तो आप कोर्ट में जाइए। आपको लगता है CBI ने आकर के गलत तरीके से डिटेन किया है आपके नेताओं को तो आप कोर्ट में जाइए। तो हर चीज़ के लिए कहा गया है द गवर्नमेंट हैज़ अ राइट कि हम मैनिपुलेट करेंगे ईडी को, CBI को, हम इलेक्शन कमीशन को मैनिपुलेट करेंगे। आई एम इन द गवर्नमेंट, मैं करूंगा मैनिपुलेट, और तुमको अगर दिक्कत है तो कोर्ट में जाओ। इसका मतलब लीगल सशक्तिकरण बहुत ज़रूरी है, लीगल राइट्स बहुत ज़रूरी हैं। आपके कानूनी हकूक़ क्या हैं, कहाँ आप लड़ सकते हैं। कुरबान अली साहब बोल रहे थे PIL उन्होंने डाला, कितने लोग हम में से PIL डालते हैं, कोर्टों का नज़रिया क्या है PIL की तरफ।
10 12 PIL लेकर के जाएंगे, PIL वो एडमिट नहीं करेगा। विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी आपको आज तो कानून वो रास्ता है जिससे ये लड़ाई आगे लड़ी जा सकती है। 300 से ऊपर एक्टिविस्ट जिन्होंने ना बस फोड़ी, ना शीशा तोड़ा, ना किसी को मारा, उनमें से 21-22 साल की एजुकेटेड लड़कियां जो वर्कर राइट्स के लिए काम करती थी, आज नोएडा में आंदोलन के बाद वो जेल में हैं। किस जेल में है बहुतों को पता नहीं। और कौन सी धारा लगाई जाएगी साहब? देशद्रोह की धारा, UAPA। अपने मुल्क में अपने देश के मजदूर अगर कहते हैं मिनिमम वेजेस होना चाहिए, या वो कहते हैं कि साहब ये सिलेंडर का दाम बढ़ चुका है, मेरी पगार भाई 7-8-9 हज़ार है, हम खाएंगे कैसे और हम घर कैसे जाएंगे, तो आप कहते हैं साहब आपके खिलाफ देशद्रोह की धारा लगेगी। इलेक्शन खत्म हो गए, महंगाई मुबारक हो, सिलेंडर का प्राइस बढ़ चुका है, पेट्रोल डीजल CNG का बढ़ने जा रहा है, तो जागरूक होइए, ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ से जुड़िए। आपको नारा नहीं लगाना, आपको किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप एजुकेशन पे कंसंट्रेट करिए, अपनी कॉलोनी में, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में उन स्कीमों को जो ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ बताता है, स्कॉलरशिप की स्कीम्स, रिजर्वेशन की स्कीम्स, जॉब्स की स्कीम्स, कहाँ कहाँ पे आप, जैसे कि EWS की बहुत अच्छी बात कुरबान अली साहब ने बताई, हर हॉस्पिटल के अंदर है। इसको अगर आप पहुँचाएंगे, सशक्तिकरण होगा तो बदलाव आएगा। बस इतना कह के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। सभी कॉमरेड्स को लाल सलाम। तो अज़ीज़ पाशा साहब को आपने सुना, कई लोगों को आपने सुना कि क्या ज़रूरत है इस वक्त मुसलमानों की। और सबसे बड़ी बात कि पिछले 11 सालों से जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, जैसे कि अभी हाल ही का केस बरेली का आया है, जहां पर अभी ये जांच भी नहीं पता चली है कि हाजी तौफीक, मौलाना तौफीक ट्रेन से दरवाजे से गिरे या उनके साथ क्या हुआ है, इसके लिए जांच बैठी जा रही है। ऐसे कितने केसेस हो रहे हैं बराबर। इसके साथ मुसलमानों को अपने अधिकार के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के बताया गया कि उनको पता ही नहीं है माइनॉरिटी को कि उनके अधिकार क्या हैं, उनके लिए योजनाएं क्या हैं। तो ये कैसे होगा? ये तभी होगा जब बात आगे तक बढ़ेगी और आप दूसरों को बचाएंगे कि किस तरह के नियम हैं, क्या कानून है, क्या सरकारें कर रही हैं और क्या सरकार को करना चाहिए। इन सब पर चर्चा हुई है। उम्मीद है कि इस चर्चा से, इस बातचीत से, दूसरी बात साइंटिफिक टेम्परामेंट की भी बात हुई है कि भाई साइंटिफिक टेम्परामेंट मिस हो रहा है, अगर वो आ जाएगा तो उससे भी बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आपने देखा है कि एक बड़ा कॉमन सा हो गया है, मस्जिद दरगाह के पास कोई एक जुलूस निकलता है, डीजे और डांस होने लगते हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर यहाँ पर बात हुई है। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी और इस बात को आगे तक पहुँचाने की जिम्मेदारी आपकी है। स्वतंत्र इस तरह की चर्चाएं अक्सर आपको दिखाता रहेगा और दिखाता आ रहा है, जिससे फ़र्क पड़े समाज में, क्योंकि हम साझा विरासत पे यकीन करते हैं, हम हिंदू मुस्लिम एकता पे बात करते हैं, जो इस तंजीम ने भी बात की है। तो अभी अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसी किसी चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।